देखो, जो आपका एस पांडे की इस बुक में भारत में बंधुआ मजदूर के संबंध में जो भी पूरा सब कुछ कवर किया गया है, यहाँ पे जो डेटा दिया है ना वो पुराना डेटा है। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 1997 का डेटा यहाँ पे आपको देखने मिला है। जैसे देखो यहाँ पे 1997 का डेटा दे रहा है कि कितने हैं जो कि हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर वगैरह हैं। तो मैंने इसके डेटा के संबंध में थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की गूगल पे कि कहीं से मुझे जो कि नया डेटा मिल गया जहाँ से मैं आपको ये जो बंधुआ मजदूर वाला टॉपिक है, ये जो हम लोग का सोशियोलॉजी टॉपिक है, इसको मैं कवर कर लूँ अपडेट करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा टॉपिक मिला नहीं। लेकिन हाँ, खोजते खोजते एक चीज़ जरूर मिल गया कि जो आपका दृष्टि का आर्टिकल वगैरह आता है दृष्टि के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे बंधुआ मजदूर से संबंधित एक पूरा का पूरा टॉपिक है। यानी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ टॉपिक रहा होगा 2-3 न्यूज़पेपर में, जिसको वो पूरा कलेक्ट करके एक जगह पर पूरा समराइज किए हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा। बंधुआ मजदूर को काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छा दिया गया है। आपके जो समाजशास्त्र में जितने सब कुछ दिए गए वो सब कुछ वहाँ पे, ये मतलब एस पांडे की जो भी चीज़ें दी गई हैं इसमें बंधुआ मजदूर के संबंध में, वो सब कुछ वहाँ पे दी गई है। तो हम जो कि सोचें, हम लोग जो कि वहीं से आपका ये जो भारत में जो बंधुआ मजदूर वाला टॉपिक है, ये हम लोग जो दृष्टि का आर्टिकल है वहाँ से इसको पढ़ेंगे, ना कि एस पांडे से। क्योंकि यहाँ पे जो कि डेटा वगैरह काफ़ी पुराना है, अपडेट नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो कि नए नए डेटा है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो कानून वगैरह है वो सब कुछ की बात करता है। साथ ही देखो वहाँ पे जो आपका दृष्टि का आर्टिकल दिया गया है, वहाँ पे जो कि मॉडर्न स्लेवरी की भी बात करता है, जो कि आपका इस एस पांडे की बुक में नहीं मिलता है। तो हम लोग जो कि ये सब चीज़ें जो कि बेहतर होगा कि दृष्टि के आर्टिकल पे जो दिया गया है वहाँ से देखें, ना कि इस बुक से। क्योंकि ये बुक पे जो जो डेटा वगैरह सब काफ़ी पुरानी है, वहाँ पर हमको नई चीज़ें सब कुछ मिल जाएगी। तो चलो आर्टिकल पे जाते हैं, वहीं से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक चीज़ और, हाँ, आर्टिकल जाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ देख रहे थे यहाँ पे जो उसमें नहीं दिया है कि जो आपका बंधुआ मजदूरी है, ये इसका जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। तो वो क्या नाम अलग अलग स्टेट में इसको क्या बोलते हैं वो हमको जानना जरूरी है समाजशास्त्र ऑप्शन की वजह से। तो देखो कहा जा रहा है यहाँ पे बंधुआ मजदूरी पूरे देश में प्रचलित होने से अलग अलग स्थानों पर इस प्रथा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बोला जाए कि मद्रास में इन्हें पनैया, उड़ीसा में इन्हें होलिया और मुलिया, बिहार में बरमसिया और कामिया, मध्य प्रदेश में हरवाहा, राजस्थान में सागड़ी प्रथा के नाम दिया गया। यानी जो आपका बंधुआ मजदूरी है, ये जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक तरह से इसको देखो धार्मिक कारक के यानी धर्म के साथ जोड़ के इसको देखा जा रहा है, इसीलिए देखो इसको प्रथा का नाम दे दिया गया है। तो अब चलो चलते हैं अपने आर्टिकल पे, दृष्टि का जो आर्टिकल है वहाँ पे देखते हैं इस टॉपिक को। चलो आ गए हम अपने आर्टिकल पे, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको। कहा जा रहा है सामान्यतः भारत में बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी और पूर्णतः प्रतिबंध है, परंतु हमें अक्सर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका, एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, कि वर्तमान में बंधुआ मजदूरी का एक नया प्रारूप देखने को मिल रहा है। सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस नए प्रारूप को आधुनिक दास्ते या मॉडर्न स्लेवरी का नाम दिया है। यानी जो मॉडर्न स्लेवरी क्या है, जो आपका बंधुआ मजदूर है उसी का जो कि आधुनिक रूप हमको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक इंडेक्स की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि ये देखो अपडेट है, अपडेट चीज़ें हम पढ़ेंगे, अपडेट चीज़ें अपने आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बोला जाए कि जो आपका वैश्विक दास्ता सूचकांक यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है 2018 के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में देखोगे लगभग 18 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता के में जकड़े हुए। 18 मिलियन मतलब कितना हो गया, 1,80,00,000 लोग, लगभग कह लो 2 लाख लोग अभी भी जो कि आधुनिक दास्ता में जकड़े हुए हैं। जो आपका मॉडर्न स्लेवरी कहा जा रहा है उस टाइप के स्लेवरी में जो कि अभी भी है, ऐसा ये आपका ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स बता रहा है। फिर साथ ही देखो बंधुआ मजदूरी क्या है, यहाँ पे वो समझेंगे, कोशिश करेंगे कि बंधुआ मजदूरी क्या है। बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधुआ मजदूर कहलाता है। मतलब उसने किसी मान लो जमींदार से या साहूकार से जो कि ऋण ले लिया किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने, और ऋण को न चुका पाने की स्थिति में वो क्या बोलता है कि मैं आपको जो कि जब तक आपका ऋण पूरा नहीं चुक जाता ब्याज सहित, तब तक जो कि आपको अपना जो श्रम है वो आपको देता रहूँगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर। और ये देखो जो ऋण का जो होता है ना, ऋण नहीं दे पाना, जो श्रम बेचते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। यानी इनका जो कि ऋण जब खत्म नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इनको श्रम बेचना पड़े। भले वो व्यक्ति जो कि ऋण बेचते बेचते मर जाएगा और उसका जो अगला बेटा आएगा वो जो कि इसी तरह का जो कि श्रम बेचेगा उनको, जब तक उनका ऋण खत्म नहीं हो जाता। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बंधुआ मजदूर चलता भी रहता है। तो फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका, इसे अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनवरत रूप से चलती रहती है। ऐसे श्रमिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को ही बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। फिर देखो कहा जा रहा है यहाँ पे
सामान्यतः ऋण के भुगतान के साधन के रूप में बंधुआ मजदूर की मांग की जाती है। सूक्ष्मता मतलब कि आप अगर ऋण नहीं दे रहे हो तो आप हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाओ, मतलब हम जो भी बोले आपको वो काम करना पड़ेगा, जब जब बोले तब तब। तो इस तरह की जो कि ऋण के भुगतान के बजाय आप बंधुआ मजदूर की मांग भी देखने को मिलती है। इस कारण जो कि आप देखोगे बंधुआ मजदूरी जो कि हमारे यहाँ थोड़ा प्रचलन में है। अब देखो अब बोल रहा है यहाँ पे कि भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश के विशेष सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण हुई है। यानी जो हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यानी धार्मिक कारण है, उसके कारण जो कि बंधुआ मजदूरी हमको भारत में देखने को मिलती है। उसी कारण जो कि भारत में ये बंधुआ मजदूरी उत्पन्न हुई है। देखो कहा जाए कि भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह बंधुआ मजदूरी भी हमारी वर्ण व्यवस्था की एक उपशाखा के रूप में रही है। यानी जो हमने जो कि जाति व्यवस्था हमारी रही है, उसी के अंतर्गत देखो हमारा बंधुआ मजदूर भी उसी से संबंधित हमको नजर आता है। समाज में कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण समुचित जाति व जनजाति के लोगों को गांवों में जमींदार या साहूकार उन्हें अपने श्रम को नाम मात्र के वेतन या बिना किसी वेतन को बेचने को मजबूर करते रहते हैं। यानी जो हमारे जो गांव में देखोगे समाज में जो बड़े प्रभु वर्ग है, वो जो कि जो श्रमहीन मतलब जो भूमिहीन लोग हैं, श्रम केवल बेचते हैं, उनको या तो कम वेतन देते हैं या फिर जबरन उनसे काम करवा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, आपका बंधुआ मजदूरी या बेगारी भी कह सकते हो। बेगारी भी इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है। फिर देखो कहा जाए अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था ने बंधुआ मजदूरी को आधार प्रदान किया। ये जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था जो अंग्रेजों की नीति थी, उसने देखो बंधुआ मजदूरी को आधार प्रदान किया, यानी उसको सपोर्ट किया बंधुआ मजदूरी को, कि बंधुआ मजदूर इसके कारण और प्रचलन में हमको देखने को मिला। अब स्वरूप देखते हैं कि किस किस स्वरूप में जो कि हमको बंधुआ मजदूर देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे स्वरूप की बात कर रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे बोला रहा है कि आपका जो बंधुआ मजदूरी का सबसे अधिक प्रचलन कृषि क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों के पास होता है, जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों के पास भूमि बहुत कम या न के बराबर होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को विवश होकर बंधुआ मजदूर के रूप में दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए कि वस्तुतः बंधुआ मजदूरी केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं बल्कि शहरों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, माचिस निर्माण की फैक्ट्रियों, ईंट भट्टे आदि क्षेत्रों में भी हमको व्यापक रूप से देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि भारत में जो कि बंधुआ मजदूरी केवल ग्रामीण समाज में देखें, शहरों में भी बंधुआ मजदूरी हमको देखने को मिलती है। और देखो जो मॉडर्न स्लेवरी की बात कर रहा था, तो आधुनिक दास्ता क्या है वो हम समझते हैं, थोड़ा सा उसको यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो देखो कहा जा रहा है कि आधुनिक दास्ता शब्द को किसी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। यह शोषणकारी प्रकृति की स्थितियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है, जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, धोखा और शक्ति के दुरुपयोग के कारण किसी नियोजित कार्य को छोड़ या मना नहीं कर सकता। यानी कि उसको देखो किसी तरह की धमकी मिल जाए, किसी तरह से उसके साथ धोखा हो जाए, फ्रॉड हो जाए, या फिर कोई जो कि अपने पावर का प्रयोग करके जो कि उसको कोई कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो अपने मन से वो काम को पकड़ या छोड़ नहीं सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक दास्ता बोलते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है, आधुनिक दास्ता में श्रम, ऋण बंधन और मानव तस्करी जैसे शोषणकारी कार्य शामिल है। विशेषज्ञों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के H-1B वीजा नीति को आधुनिक दास्ता का एक उदाहरण माना। यानी कि जो अमेरिका है वो H-1B वीजा पे अपनी ही विभिन्न तरह की जो कि शर्तें वगैरह लगाया जा रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोला, आधुनिक दास्ता का एक उदाहरण माना गया। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमको पॉइंट मिल गई है। और देखो भारत में जो बंधुआ मजदूरी उसके कारण देखेंगे तो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारक, ये 3 कारक मुख्य रूप से तो इन्हीं को देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधारभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति न हो पाना, इसके कारण लोग बंधुआ मजदूरी की ओर बढ़ रहे हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद सभी के पास जीवन निर्वाह योग्य भूमि ना होना, यानी इनके पास भूमि की भी कमी है, आवास की कमी है। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य स्रोत वन उत्पाद होता है। उपलब्ध वन उत्पादों की कीमत का कम होना, यानी जो वन उत्पाद उनका कीमत कम होना, जिससे इनकी जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। फिर देखो साथ ही कहा जा रहा है आपका जो बाढ़ व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना, इससे जो कि इनका जो संपत्ति होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, घर वगैरह सब नष्ट हो जाता है, जिसके कारण ये फिर से जो कि गरीबी में चले जाते हैं और बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर हो जाते हैं। फिर देखो कहा जाए मुद्रास्फीति के कारण निरंतर कीमतों का उच्च पैमाना। अब देखो महंगाई बढ़ गई, राइट, महंगाई बढ़ेगी तो इनका जो भी चीज़ें होंगे महंगा, इनको उपभोग के लिए जो आवश्यकता है वो महंगा होगा। इसके लिए कर्ज लेंगे तो फिर इनका ब्याज भरना पड़ेगा, उच्च ब्याज भरना पड़ेगा, तो ब्याज नहीं भर पाने की वजह से जो कि बंधुआ मजदूर की ओर चले जाते हैं। फिर देखो इसका सामाजिक कारक बताया जा रहा है। सामाजिक कारक में देखो बोला जा रहा है जैसे कि अशिक्षा व साधनहीनता के कारण श्रमिकों का ऋण जाल में फंस जाना। फिर देखो कहा जाए बेहतर जीवन की इच्छा के कारण बिना किसी ठोस रणनीति के शहरों की ओर प्रवास, जिससे ऐसे प्रवासी लोगों को सेवा योजक की मनमानी
शर्तों को मानने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी कि बिना सोचे समझे कि हमको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, बिना किसी प्लान के आप चले जाते हो कि बस हम जाएंगे शहर में कुछ ना कुछ बन के। जैसे आज देखो लोग बोलते हैं कि हम जा रहे बम्बई, वहाँ पे हीरो बन के आएंगे, राइट। सब लोग गया बम्बई, हाँ सब हीरो बनते हैं, हम भी जाएंगे। अब ऐसे अब सोच के बड़े ताव से निकल लिए घर से, अपने घर वालों को धमकी देकर अब जब तक हीरो नहीं बनेंगे तब तक आएंगे नहीं। आप पहुँच गए बम्बई, और वहाँ जाने के बाद पता चला यार असलियत तो कुछ और है, यहाँ पे तो ऐसे काम नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं है। तो वहाँ पे आपको जो कि लोग आपकी इस स्थिति का फ़ायदा उठाएंगे, और आप देखो आपको मन में भी आता है कि अब बिना काम किए कैसे घर वापस जाए, सब क्या कहेगा, ये सब चीज़ें आती है। तो इस वजह से भी आप मजबूरी में जो भी आपको काम मिलता है वो काम कर लेते हो। उसका भले ही आपको सैलरी कम मिले, आपसे काम ज़्यादा करवाया जाए, मतलब जितना काम कर जाए उस क्षमता के अनुसार सैलरी नहीं मिले, तो ये सब क्या है, एक तरह से बंधुआ में, यानी आपसे कोई ना मजबूरी में कोई ना कोई जबरन काम। इसीलिए देखो जो आपराधिक तत्व बढ़ते हैं वो भी इसी का एक रूप है कि आप जैसे कि अन्य जगह प्रवास करने चले गए, वहाँ पर आपको काम नहीं मिला, तो आप विवश होकर जो कि आपको कोई अपराधी स्वरूप वाला कार्य मिलता है जिसके लिए आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, तो आप पैसों की लालच में जो कि अपराधी कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। तो ये देखो एक तरह से आपका बंधुआ मजदूरी नहीं करते हो, वहाँ पर बंधुआ मजदूरी का ऑप्शन को न चॉइस करके आप अपराधी कार्य को चॉइस कर लेते हो। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखो जो कि ये सब जो सामाजिक कारक है ये भी जो कि बंधुआ मजदूरी को कहीं ना कहीं आपको प्रमोट कर रहे हैं। फिर देखो वही कह रहा है कि कार्य कुशलता व दक्षता का अभाव भी बंधुआ मजदूरी का कारण बनता है। यानी आपके पास अगर स्किल वगैरह नहीं है, जैसे आज स्किल की जरूरत है काम के लिए, रोजगार के लिए, तो आप क्या होता है कोई भी काम करने के लिए विवश हो जाता है, जिसके कारण आपको जो कि कम वेतन या कम सैलरी मिलती है। तो ये भी एक आप कह लो कि मॉडर्न सैलरी यानी जो आपका आधुनिक रास्ता है उसी का एक रूप भी देखने को मिलता है। ये हमने सामाजिक कारक देखा। देखो सामाजिक कारक में एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो, जैसे शादी विवाह वगैरह, जन्म उत्सव वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, तो लोग इस पे जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अब इस पे पैसे खर्च करने के लिए जो क्या करते हैं, साहूकारों से पैसे कर्जे लेते हैं, तो इससे वो जो कि ऋण जाल में फंस जाते हैं। जब ऋण जाल में फंस जाएंगे तो क्या होगा, वो जो कि बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश हो जाती है। तो ये भी एक कारक सामाजिक कारक में लिख सकते हो। धार्मिक कारक भी देखो, जो आपका वर्ण जाति व्यवस्था की संस्कृति है भारत में, या उसके कारण भी जो देख लो आपका जो कि बंधुआ मजदूरी को कहीं ना कहीं आधार प्रदान मिलता है। फिर देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार के प्रयास, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वो भी देखो कहा जा रहा है यहाँ पे। जैसे बोला जाए कि आर्टिकल 91G के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या उनकी पसंद का रोजगार करने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का जो कि व्यापार, आजीविका जो कि कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ये उसका मूल अधिकार है संविधान द्वारा जो कि दिया गया है। फिर देखो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन करती है। यानी जो अगर बंधुआ मजदूरी चलती है तो जो भी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए ये उसका उल्लंघन है। इस वजह से जो आपका बंधुआ मजदूरी है उसको जो कि उस पर रोक लगाया गया है। फिर देखो कहा जाए कि देखो जो मानव दुर्व्यापार या बाल श्रम के रूप में जो बंधुआ मजदूरी हमको दिखती है, इस पर रोक के लिए आपका आर्टिकल 23 है जो आपको मूल अधिकार देता है, और इस तरह चीज़ों को जैसे मानव का दुर्व्यापार या बाल श्रम, इस पर जो कि प्रतिषेध लगाता है। फिर अनुच्छेद 24 देखो कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के कार्यों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय है, कुछ नीतिगत तत्वों का उपबंध करता है। यानी आर्टिकल 39 के तहत लोगों के जीवन यापन को या जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ न कुछ काम करने को निर्देश दिया गया है। फिर देखो यहाँ पे कानून के द्वारा क्या क्या बंधुआ मजदूरी संबंधित कानून बनाए गए। जैसे बोला जाए कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, फिर उसके बाद आपका देखो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, संविदा श्रम अधिनियम 1970, फिर उसका देखो अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979, भारतीय दंड संहिता 1860 जिसके तहत देखो जिसकी धारा जो 370 इसके तहत गैर कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है। फिर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 और इसका संशोधन स्वरूप 2016, जहाँ पे बोला जाए कि बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित करता है और कुछ विशेष रोजगारों में बच्चों की कार्य दशाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि बाल श्रम को एक तरह से रोकता है, कठोर बाल श्रम को। फिर साथ ही देखो मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास अधिनियम 2018 जो कि सरकार ने तस्करी के सभी स्वरूपों को परिभाषित किया है। साथ ही देखो एक आपका ये बंधुआ मजदूर अधिनियम 1973 है जो कि आपका बंधुआ मजदूरी को पूरे देश से जो कि उन्मूलन का प्रयास करता है। यानी कि पूरे देश से जो कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन को ख़त्म करने का प्रावधान करता है। इसके संबंध में कानून बनाया गया है और 1975 से विभिन्न योजनाओं से के थ्रू जो कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन का काम या इनके पुनर्वास का काम किया जा रहा है। यानी कि इनको बंधुआ मजदूरी से निकालना है और उसके बाद इनका जो कि इनको अच्छे काम में लगाना है ताकि ये अपना रोजगार वगैरह कर ले, इसके लिए सहयोग देना है। ये आपका 1975 से कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि योजनाओं की रक्षा द्वारा उपाय।
अब देखो यहाँ पे कुछ मतलब जो बंधुआ मजदूर उनके लिए उपाय किया गया है। जैसे देखो जो मैंने बोला कि 1975 से जो कि बंधुआ मजदूर की पुनर्वास योजना का जो कि पुनर्वास योजना लाया गया है। अब उसी को देखो 2016 में संशोधन है, उसी का एक अद्यतन रूप जो कि फिर से लाया गया है, जिसके तहत देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका वयस्क पुरुष है अगर वो बंधुआ मजदूर है तो उसको मुक्त कराने के बाद 1 लाख रुपए तथा बाल बंधुआ मजदूर और महिला बंधुआ मजदूर को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही योजना के तहत प्रत्येक राज्य को इस संबंध में सर्वेक्षण के लिए भी प्रति जिला 4.5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि लोग जो आपके प्रशासनिक अधिकारी वो जो कि अपने जिला में सर्वेक्षण करते हैं कि कहाँ इस तरह की घटनाएं हैं, इसके लिए भी जो कि 4.5 लाख रुपए की सहायता दी गई और जो मुक्त कराए गए उनको 1 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। साथ ही आपका देखो जो आपका उज्ज्वला योजना है, इसके तहत देखो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी ये योजना। इसमें देखो मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास का व्यवस्था प्रदान किया गया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो ये भी जो कि आपका एक तरह से देखो बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास के संबंध में काम करता है। अब देखो बंधुआ मजदूरी को दूर करने में चुनौतियाँ भी हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ, जैसे देखो गरीबी का सटीक सर्वेक्षण न हो पाना, आंकड़ों की अनुपलब्धता यानी डेटा का हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद मामलों का अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी ऐसे स्लेवरी जैसे मामले आते हैं वो जो कि पुलिस के तक रिपोर्टिंग नहीं हो पाते हैं। ऐसे मतलब कि केवल कह लो आप 10% ही रिपोर्टिंग हो पाते हैं, लेकिन 90% जो कि अंडर रिपोर्टिंग आपके ये ऐसे केसेस होते हैं। तो इसके कारण इसके वजह जब हमारे पास जानकारी ही नहीं होगी, डेटा ही नहीं होगा, तो हम कैसे इनका पुनर्वास कर सकेंगे। फिर कानूनों का लचर कार्यान्वयन, यानी बहुत सारे लूप होल वगैरह होती है, तो इस कारण भी जो कि लोग इस कानून का दुरुपयोग भी करते रहते हैं। फिर देखो कहा जा रहा है कि श्रमिकों की भी जागरूकता की कमी, जो यानी जो श्रमिक है, भूमिहीन श्रमिक है, वो बंधुआ मजदूरी जो कर रहे हैं उनके अंदर देखो जागरूकता की कमी है। इसी कारण जो कि ऐसे जो जागरूकता की कमी, तभी तो वो जो कि महंगे उच्च ब्याज दर पर जो कि ऋण ले रहे हैं। अगर जागरूकता की कमी नहीं होती तो वो बैंकों से ऋण लेते जहाँ पे कम उनको ब्याज देना है। फिर देखो यहाँ पे पुनर्वास की समस्या है, यानी उनके पुनर्वास जो कि ठीक से हो नहीं पा रहा है, या जो भी हो रहा है तो वहाँ पे देखो वित्तीय संसाधन की कमी है, या इन जो अधिकारी उनके जवाबदेही की कमी है, और एनजीओ के बीच देखो जो संवाद यानी एनजीओ के बीच जो समन्वय है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। इस कारण जो कि इनके पुनर्वास की समस्या हमको देखने को मिलती है। फिर देखो बंधुआ मजदूरी के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, जैसे आप देखो दास व्यापार और दासता उन्मूलन कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन ऑफ स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी 1926। फिर देखो कारण नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिक्स राइट 1966। बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989। अब बंधुआ ये आपके जो कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रयास किए गए, कन्वेंशन बनाए गए बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए। फिर वो कहा जाए कि बंधुआ मजदूरी, देखो ये इंपॉर्टेंट आपका बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी जो आपका ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी कुछ कन्वेंशन है। जैसे देखो बोला जाए कि ये जो कन्वेंशन है इसका देखो वर्ष 2017 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 प्रमुख कन्वेंशन को अनुमोदन किया, यानी रेटिफाई भारत ने किया है 2017 में। जो आपका ILO का 2 कन्वेंशन, कौन कौन से 2 कन्वेंशन, ये देखो कन्वेंशन नंबर 138 और कन्वेंशन 182। तो कन्वेंशन 138 क्या कहता है कि रोजगार हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम इतने आयु में रोजगार करना चाहिए ताकि जो चाइल्ड स्लेवरी है वो खत्म हो सके। फिर आगे देखो आपका जो कन्वेंशन 182 है, ये कह रहा है बाल श्रम के निकृष्टतम रूप यथा बाल दास्ता, बच्चों को बेचने, उनकी तस्करी करने, बंधुआ मजदूर बनाने, और देखो सशस्त्र समूहों में बलपूर्वक भर्ती करने, यानी उनको जैसे कि सेना में आप जबरन, जैसे अगर बच्चे हैं तो उनको सेना में भर्ती मत कीजिए, या फिर अन्य जो आपका सशस्त्र बल वाला समूह है उसमें जो कि भर्ती इनका ना किया जाए। और बाल वेश्यावृत्ति, अश्लील गतिविधियों में उनके अनुचित इस्तेमाल, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे घृणित कृत्यों में उनके उपयोग तथा अन्य जोखिम भरे कार्यों को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है आपका कन्वेंशन 182। यानी बच्चों को से संबंधित है कि बच्चों को ऐसे नशीले पदार्थ की तस्करी करने जैसे कार्य से इनको रोका जा सके, और ये मतलब जो भी कठोर कार्य है या फिर अपराध प्रवृत्ति के कार्य उनको रोका जा सके, और उनसे जो कि बाल दास्ता यानी चाइल्ड स्लेवरी ना किया जाए। तो ये आपका कन्वेंशन 182 है जिसको भारत ने रेटिफाई किया 2017 में। फिर देखो आपका जो SDG गोल है सतत विकास लक्ष्य 8.7, ये भी कहता है कि वर्ष 2025 तक बंधुआ मजदूरी, आधुनिक दास्ता और बाल श्रम के निकटतम स्वरूप के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय करने पर बल देता है। यानी कि हमको 2025 तक जो कि बंधुआ मजदूरी, आधुनिक दास्ता, बाल श्रम की निकटता, ये सब चीज़ को जो कि खत्म करना है 2025 तक। फिर अब देखो ये आपका SDG गोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ये सब देखो ये सब चीज़ें आपको जो कि ICS पांडे की बुक में नहीं मिलेंगी, इसलिए यहाँ से मैंने ये आर्टिकल को चुना क्योंकि बहुत लगभग जो वहाँ पर देगा वो सब
सब चीज़ें यहाँ पे भी दी गई, पर आपका अपडेट के रूप में दिया गया है। आज के हिसाब से जो अपडेट है, डेटा है, उसका प्रयोग करते हुए। फिर देखो वे फॉरवर्ड की बात की जाएगी, किस तरह से जो कि इनमें सुधार किया जा सकता है। जैसे बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा समय समय पर सर्वेक्षण करके बंधुआ मजदूरों का एक डेटाबेस बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। देखो हमारे पास जब डेटा होगा तभी जो कि कोई रणनीति वगैरह बना पाएंगे। अंतर्राज्य समन्वय तंत्र की आवश्यकता है ताकि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यस्थल में सुधार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सके, यानी कि राज्यों के बीच में समन्वय होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपाय किए जाने वाले की आवश्यकता है, यानी ये जो अधिनियम है इसमें जो और सुधार किया जा सकता है उसको हमको देखना होगा। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालयों का में भी निपटाया जाना चाहिए, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का बंधुआ मजदूरी संबंधित जो कि स्थापित किया जाए ताकि इनसे ऐसे जो मामले हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके। और देखो यहाँ पे कहा जाए कि मजदूरों को न्याय प्रदान किया जाए और इनका जो एक तरह से ये भी करो जो इनको ऋण वगैरह मिलता है वो आसानी से मिले, बैंकों से ज़्यादा कागजी कार्रवाई ना हो। फिर दूसरी बात, इनका जो न्यूनतम आय है उसको उसमें वृद्धि की जाए। ऐसा नहीं कि न्यूनतम आय को बस 200 रुपये तक रखे, क्योंकि देखो अपनी आवश्यकताओं को शायद ही पूरा कर पाए 200 रुपये पर डे के हिसाब से, आज की महंगाई के हिसाब से आप देखोगे। ठीक है, कल ही मैं जो कि सब्जी वगैरह लेने गया था तो मुझे पता चला टमाटर 40 रुपये किलो है, राइट। सब्जी इतनी महंगी है, आपका जो नेनुआ होता है वो आपका 35 रुपये किलो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब देखो अभी सब्जियाँ भी इतनी महंगी है, सब कुछ है इतनी महंगी है, प्याज भी 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये सब इतनी महंगाई है, अब उस महंगाई में आप सोचो कि 200 रुपये में आप पूरा खर्च चला लो पूरे परिवार का, तो ये कैसे संभव है। तो इस पर भी जो कि भाई गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, दृष्टि पे उपलब्ध था। हमने इसको काफ़ी डिटेल से देखा, कारण वगैरह देखा, सब कुछ देखा, इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल स्तर पर जो कि काम किया जा रहा है वो सब कुछ देखा। भारत ने जो कि ILO के 2 कन्वेंशन को साइन किया वो भी देखा। तो काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से हमने इसको देखा, समझा। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलेंगे कल अगले नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।